students, welcome to our YouTube channel, The Unfiltered Education. My name is Nikhil Saini and I am in front of you with another YouTube video that is on financial emergency. इससे पहले हमने बात करी थी आर्टिकल 352 दैट इज नेशनल इमरजेंसी के बारे में और उसी के साथ साथ आर्टिकल 356 दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं चाहता हूं पहले जाके आप वो वीडियो लेक्चर्स देखें फिर यहाँ पे आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। कौन से ग्राउंड्स पे इंपोज की जाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया गया दैट अंडर आर्टिकल 360 कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है किसको, प्रेसिडेंट को, किसके लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। अगर उसे लगता है कि ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पे भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो खतरे में है, क्रेडिट ऑफ इंडिया वो खतरे में है और उसके साथ साथ कोई और थ्रेट है हमारे किसी और पार्ट को या टेरिटरी को, तो उसके ऊपर भी जो है इसे इंपोज किया जा सकता है। ये इसका ग्राउंड है। अब किस तरीके से इसे इंपोज किया जाएगा और किस तरीके से इसे रेटिफाई कराया जाएगा पार्लियामेंट से, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या यहाँ पे स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का। तो ये सेम वैसा ही है जैसा हमने प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर देखा था, बिल्कुल कोई भी इसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू ये कह दिया कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है। प्रेसिडेंट को अच्छा लगा तो प्रेसिडेंट ने लगा दिया। अब आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते और हिम्मत तो कीजिएगा ही मत कोर्ट में जाने की। तो यहां लिखा गया है, देखो, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑन एनी ग्राउंड, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर आए मोरारजी देसाई, उन्होंने क्या है इसको चेंज कर दिया और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इस प्रोविजन को ही डिलीट कर दिया। रीजन ये है कि किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जुडिशियल रिव्यू से ऊपर नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर ये नहीं रहेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे जिसकी मन में आएगा वो वैसे काम करेगा। तो इसलिए जुडिशियल रिव्यू जो है एक डेमोक्रेसी के अंदर और स्पेशली इंडिया के अंदर सुप्रीम है, उसे कभी भी नहीं लिया जा सकता। अब आगे चलते हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री अप्रूवल होगा। सेम मेथोडोलॉजी जो हमने पढ़ी थी प्रेसिडेंट्स रूल में, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आप ज्यादा एफर्ट्स ना डालें। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जो ओवरलैपिंग चीजें हैं आप उन्हें साथ में पढ़ के ही कंप्लीट कर दें। प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब आप साथ में पढ़ लेंगे तो आप एक तो उनके डिफरेंस और एक उनकी सिमिलरिटीज आपके क्लियर हो जाएंगी और साथ साथ में आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जैसे कि दोनों को कितने महीनों के अंदर अंदर करवाना पड़ता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 2 मंथ्स। जैसे ही मैंने प्रोक्लेम की फाइनेंशियल इमरजेंसी, फॉर एग्जांपल मैं प्रेसिडेंट हूं, मैंने प्रोक्लेम कर दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को अप्रूव करवाना पड़ेगा पार्लियामेंट के थ्रू। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोकसभा सेशन में नहीं होता है या डिसॉल्व हो गया होता है, तो वैसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम अप्रूवल लेंगे राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा तो कंटिन्यूअस हाउस है। तुरंत जाइए और अप्रूवल ले लीजिए कि साहब साहब इसे अप्रूव कर दीजिए, तो वहां से अप्रूवल मिल गया। अब लोकसभा कभी ना कभी तो आएगी सेशन में, 2 महीने बाद 3 महीने बाद कभी ना कभी आएगी। तो उस समय पे हम क्या करेंगे, जैसे ही उसकी पहली सिटिंग होगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर हम उसे अप्रूव करा लेंगे, तो वो हमारी अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखिए, हमें बार बार 6-6 महीने में क्या करवाना पड़ता था, रीअप्रूव करवाना पड़ता था प्रेसिडेंट्स रूल को, नेशनल इमरजेंसी को। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी में वो कंडीशन नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर एक बार लग गई तो वो इनडेफिनेटली चलती रहेगी। कब तक, जब तक कि उसे प्रेसिडेंट खुद रिवोक ना कर दे। कौन इसे रिवोक करेगा, तो प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से रिवोक करेगा और उस प्रोक्लेमेशन पे, रिवोकेशन के प्रोक्लेमेशन पे किसी भी तरीके का कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए। अब इसे किस तरीके से अप्रूव किया जाएगा, सो सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं वो बताइए। सिंपल मेजोरिटी इज हाफ प्लस 1 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसे हम कहेंगे सिंपल मेजोरिटी और इसी के थ्रू हम जो है इसे रेटिफाई करवाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और किसी भी समय पे, कोई जरूरी नहीं है कि 2 महीने बाद भी रिवोक किया जा सकता है, 3 महीने बाद भी, या 2-3 साल बाद भी रिवोक किया जा सकता है, तो उसके ऊपर कोई भी तरीके की बाउंडेशन नहीं है और ये इनडेफिनेटली चलेगा। अब क्या क्या इफेक्ट्स होंगे उसके, इस चीज को समझ लेते हैं, किस किस तरीके के इफेक्ट्स इसके होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी सेंटर की। तो सेंटर पहली चीज तो डायरेक्शन दे सकता है फाइनेंशियल मैटर्स पे। अगर सेंटर को लग रहा है कि इन चीजों पे ध्यान दिया जाना चाहिए तो वो अपनी डायरेक्शन स्टेट्स को दे देगा और स्टेट्स को उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऐसी और कोई डायरेक्शन जो फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग नहीं है बट लगता है कि जरूरी है,
सारी चीजें थोड़ी फाइनेंशियली रिलेटेड होती है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको चेंज करने से हमें फाइनेंशियल मैटर्स में बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसी डायरेक्शन भी दी जा सकती है। अब किस किस तरीके की डायरेक्शन हो सकती है उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ सैलरी, रिड्यूस की जा सकती है सैलरी उन लोगों की जो स्टेट के अंदर सर्व कर रहे हैं। तो क्या यूनियन के लोगों की नहीं की जाएगी, उसको मैं आगे समझाता हूं। तो अभी फिलहाल स्टेट सेंटर जो है ऐसी डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि आप जो है सैलरी और अलाउंसेस रिड्यूस कर दीजिए अपने कर्मचारियों की। दूसरी चीज, जितने भी तरीके के मनी बिल और फाइनेंशियल बिल हैं उन्हें आप रिजर्व करिए, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। पास करवा लिए स्टेट लेजिस्लेचर से, बहुत बढ़िया। अब गवर्नर साइन नहीं करेंगे, अब हम साइन करेंगे। प्रेसिडेंट खुद देखेगा कि क्या ये चीज सही है या नहीं, क्या इससे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, क्या इससे हमारी कोई परेशानी तो नहीं होगी। ये सारी चीजें देखी जाएंगी प्रेसिडेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं यूनियन की। सो प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इशू कर देगा गाइडलाइंस, किसके लिए, ऐसे पर्संस के लिए जो यूनियन के अंडर सर्व कर रहे हैं, उनकी रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस। तो यहाँ पे यूनियन के कर्मचारियों की भी सैलरी और अलाउंसेस काटी जा सकती हैं। में लिखा है, देखिए यहाँ पे, ऐसी प्रोक्लेमेशन के बाद वो जो है अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर आएंगे और फिर प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये डिफरेंस समझिएगा, इसके अंदर डायरेक्टली ये चीजें नहीं हो जाएंगी, बाय फर्दर प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट ये चीजें होंगी। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी ये पावर देता है प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, किसी भी तरीके से हमने देखा कोई भी तरीके की नेशनल इमरजेंसी में डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे जो है कोई भी तरीके के पावर पे उनके क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, किसी भी तरीके से उनके पावर में रिडक्शन नहीं आता। हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक जो है हम जा नहीं सकते, बट कोई जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज नहीं किया जा सकता, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया जा सकता, वो वैसे का वैसा ही है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पहली बार इस तरीके का प्रोविजन दिया गया है। अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंडर आते हैं तो हम उनकी इंडिपेंडेंस के लिए दिए गए उनकी जो अलाउंसेज और सैलरी हैं उसमें भी कटौती कर सकते हैं, समझने वाली बात है। अब क्या कभी इंडिया के अंदर लगी है इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी? जी नहीं, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया के अंदर नहीं लगी है। ऐसी एक कंडीशन बनी थी 1991 के अंदर, जिसके बाद में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय पे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। एक चीज और समझने की कोशिश करिएगा, जब तक कोई ऐसी सरकार नहीं आ जाती जो बिल्कुल ही काम की नहीं है और जिसे बिल्कुल ही समझ नहीं है, तब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। कारण समझिएगा, क्या कभी भी आप पड़ोसियों को जाके बताएंगे कि हमारे घर पे धन कम हो गया या हमारे पास फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है? इस तरीके की चीजें हम बाहर वालों को नहीं बताते। तो अगर इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, उसका गलत प्रभाव पड़ेगा इंटरनेशनल अरीना में, इंडिया की रेपुटेशन कम होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। ऐसी कभी भी जो है सिचुएशन नहीं आएगी, और मैं तो खुद चाहता हूं कभी सिचुएशन आए भी नहीं। तो ये सारी चीजों को समझ के चलिएगा और अपने साथ रखिएगा। So this was all about financial emergency. I hope you like this video lecture. Please like, share and subscribe. Thank you very much.